सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जे ने बड़ी बड़ी कुव्वतों की नींदें उड़ाकर रख दी है। खित्ते में बिगड़ता ताकत का तवाजुन, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी जानिब ईरान और फिर खलीजी ममालिक, और तीसरी तरफ चीखता हुआ इंडिया। बार बार एक ही बात इंडिया की जानिब से दोहराई जा रही है और वो ये कि इस प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान का शायद कोई किरदार है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक ना तो अफगान तालिबान के टेक ओवर को तस्लीम किया गया है और ना ही मुमकिना हुकूमत साजी के हवाले से किसी फैसिलिटेशन का किरदार अदा करने के लिए कहा गया है। लेकिन अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर चुका है और गुज़िश्ता रोज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बैनुल अक़वामी टीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब डू मोर की बात दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। पाकिस्तान से यह तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि पाकिस्तान बार बार बैनुल अक़वामी दबाव के ऊपर उनके लिए किरदार साजी करता रहेगा। पाकिस्तान ने अमन के लिए जब जब जरूरत पड़ी है अफगान तालिबान और मगरब के दरमियान एक राब्ता करवाया और करवाता रहेगा, लेकिन यह जंग किसी तौर पर भी कन्फ्रंटेशन की जंग नहीं होगी और पाकिस्तान किसी भी किस्म की फर्दर फैसिलिटेशन के लिए उस वक्त अपना किरदार अदा करेगा जब वो अमन के लिए होगी। अब पूरे खित्ते के अंदर एक सरासीमगी की कैफियत है। खुद अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर पब्लिक अमेरिकन प्रेसिडेंट और इसके अलावा उनके पावर बेरियर्स को बार बार एक बार कह रहे हैं कि आपने इतना पैसा अगर इतने अरसे के लिए लगाया है तो वो कहां गया, किस तरफ लगा और उसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से भागे हैं तो उन पर इल्जामात हैं कि उन्होंने बहुत सारा पैसा अपने साथ जमा किया और वो साथ ले गए हैं। अब अफगान तालिबान एक नया सेटअप बनाने जा रहे हैं। अफगान तालिबान के लिए ये फतह किस नौइयत की फतह है, इसकी क्रोनोलॉजी आपके सामने रखना जरूरी है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये 175 साल की तारीख है। वो तारीख आपके सामने रखते हैं। अफगान तालिबान के लिए ये फतह वो फतह है जिसका वो पिछले 20 साल से इंतजार कर रहे थे। पिछले पौने 200 साल में अफगानिस्तान में दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों को शिकस्त फाश दी जा चुकी। 1839 से 1842 की जंग में बरतानवी सल्तनत, 1979 से 1989 की जंग में रूस और बिलाखिर 2001 से 2021 की जंग में अमेरिका बहादुर की शिकस्त। यह सब महदूद तरीन वसाइल और अददी कुव्वत के साथ हुआ। क्या मगरिब अब भी नहीं समझेगा कि अफगानिस्तान शिकस्त के लिए बना ही नहीं है? अफगानिस्तान के मामलात है क्या और किस अंदाज से अफगान तालिबान ने इस सारी सिचुएशन के अंदर टेक ओवर किया है, उनकी फतह को वहां के लोग किस तरह वेलकम कर रहे हैं और जिस तरह मगरिब बता रहा है कि लोग इस वक्त मुश्किल की कैफियत में हैं, ऐसा है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उससे बड़ा सवालिया निशान अमेरिकन पावर बेयरर्स का है। यानी अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यह कहा कि जो जंग अफगान फौज नहीं लड़ना चाहती वो अमेरिकी फौज क्यों लड़े। यानी 20 साल अमेरिका वो जंग लड़ता रहा जो उसकी थी ही नहीं। और दूसरी तरफ एक खबर के मुताबिक CIA ने जो बाइडेन को बहुत पहले अफगानिस्तान की फौज और यहां की हुकूमत के मुकम्मल नाकामी से आगाह कर दिया था। जो अमरीकी ज़राए अबलाग के ज़राए के मुताबिक CIA की तवक्को के बहुत करीब करीब वाक़ हुआ। यानी हालात का अंदाज़ा होने के बावजूद भी अमेरिका ने जानबूझकर वो कदम उठाया जो एक और बड़ी तबाही का सबब बना। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगान तालिबान को काबुल पर टेक ओवर के लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया या ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद हो गया। और ऐसे में और भी बहुत सारे सवालात बनते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या तालिबान मुबैना तौर पर शरीयत पर कायम की जाने वाली हुकूमत में तमाम फरीकैन को शामिल करके एक जामे हुकूमत तश्कील देंगे और अपने इस दावे को सच साबित करेंगे कि तालिबान सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, या फिर वो अपनी शूरा और दीगर अहम रहनुमाओं पर मबनी एक काउंसिल को ही हुकूमत का नाम दे सकेंगे? दूसरा अहम सवाल, तालिबान की हुकूमत सिर्फ शरीयत पर मबनी होगी या इसमें जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी के अनासर भी शामिल होंगे? तीसरा अहम सवाल, क्या तालिबान में अफगानिस्तान को इंतजामी तौर पर चलाने की अहलियत भी है या अभी तक जिस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा है
वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक दिखावा है। चौथा अहम सवाल, क्या तालिबान आलमी ताकतों और माली इदारों की जानिब से इमदाद बंद होने के तनाजुर में पैदा होने वाली मुश्किलात का हल निकाल सकेंगे? ये सब सवालात इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक और सवाल है कि क्या तालिबान की मुबैना हुकूमत के साथ कोई खड़ा होगा और उसे कोई तस्लीम भी करेगा? तस्लीम करने में सबसे पहले कौन पहल करेगा? और भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अशरफ गनी जो इस वक्त गायब हैं, उनके हवाले से इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहा है कि वो तालिबान की मुमकिना हुकूमत साजी में हिस्सा हो सकते हैं। क्या अशरफ गनी दोबारा किसी सेटअप का हिस्सा बन सकेंगे? और क्या मफरूर अशरफ गनी के खिलाफ गबन के मामलात के ऊपर तहकीकात हो सकेंगी? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या अशरफ गनी उन तहकीकात का अफगानिस्तान में रहकर सामना करेंगे? एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, तालिबान का सबसे अहम दावा कि अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने आलमी दुनिया को यह करवाया, लेकिन इस जिम्न में पाकिस्तान में सरगर्म कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और चीन में सरगर्म ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा भी सामने आया है। लेकिन अब तालिबान ने दाइश और टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो तज़ादात सामने लेकर आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे वादे किए गए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपना एक मंशूर सामने रखा कि अब 2021 के तालिबान करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो वाकयात हुए हैं वो वाकयात क्या हैं उसके ऊपर बात करना बनती है। तालिबान की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और औरतों पर पाबंदी शुरू हो चुकी है। इस जिम्न में बैनुल-अक़वामी फोर्सेस के लिए काम करने वालों को तलाश करने और एक चैनल की खातून को उसके ऑफिस में दाखिले की इजाजत न देने की बात को रिपोर्ट किया गया है। अपने इन दावों से तालिबान ने अपने ऊपर एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी आयद कर ली है और अब दुनिया में उनकी कबूलियत का दारोमदार इन दावों के पूरे होने पर है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मैटर है, वो ये कि 100 साल के दौरान अगर झंडे के ऊपर कंसेंसस नहीं हो सका है, यानी 18 मरतबा झंडा ही तब्दील कर दिया गया है, तो उसके ऊपर कंसेंसस कैसे होगा, हुकूमत साजी कैसे होगी और मुमकिना तौर पर जो हुकूमत बनेगी वो चलेगी तो किस तरह चलेगी? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #अफगानिस्तान। #अफगानिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानों में शामिल हैं जनाब मंसूर अहमद खान साहब, पाकिस्तान के नामवर डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अफगानिस्तान हैं और आजकल काबुल में एम्बेसी में मौजूद हैं। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान होंगे मोहम्मद उमर दाऊद ज़ई साहब। मोहम्मद उमर दाऊद ज़ई साहब हमें UAE से ज्वाइन करेंगे। आप नुमाइंदे हैं साबिक सदर अशरफ गनी साहब के। हमारे आज के तीसरे और मोतबर मेहमान हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। आप चेयरमैन दिफाई कमेटी हैं सेनेट के और पाकिस्तान के मारूफ पॉलिटिशियन भी हैं। मैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब मंसूर अहमद खान साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या आप इस वक्त काबुल में पाकिस्तानी काउंसलेट में मौजूद हैं एंड यू आर सेफ एंड साउंड? सर जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल, मैं इस वक्त काबुल में पाकिस्तान के सिफारत खाने में मौजूद हूँ और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे तमाम एहलकार, हमारे तमाम स्टाफ मेंबर्स बिल्कुल सेफ एंड साउंड हैं और हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तानियों को और जो गैर मुल्की हैं उनको जो भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे फैसिलिटेट कर सकते हैं इस मौके पे वो फैसिलिटेशन उनको मुहैया करें। मंसूर अहमद खान साहब, आपके काउंसलेट की या काउंसिल खाने की इस वक्त सिक्योरिटी कौन देख रहा है? आप खुद पाकिस्तान ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी वहाँ पर डिप्लॉय की हुई है या अफगान तालिबान सिक्योरिटी देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जब से गुज़िश्ता इतवार को, अब से कोई 6 दिन पहले जब गुज़िश्ता हुकूमत चली गई थी और ये तालिबान काबुल में दाखिल हुए थे, तो तमाम अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ पे तालिबान मौजूद हैं एक आध सूबे के अलावा, उसमें तमाम सूबों की सिक्योरिटी जो है वो तालिबान ही देख रहे हैं और काबुल के अंदर तमाम अहम मुकामात की बशमूल पाकिस्तानी सिफारत खाना और दूसरे सिफारत खाने या एयरपोर्ट जो हैं उनकी सिक्योरिटी पर अफ़गान तालिबान ही तैनात हैं।
राइट, आप इस सिक्योरिटी से मुतमईन हैं एम्बेसडर साहब? जी देखिए, इस वक्त अभी तक तो जो मैं बता रहा हूँ ना कि 5-6 दिन में सिक्योरिटी के मामलात में काफ़ी यहाँ पे पुरअमन माहौल रहा है, सिवाय इसके कि एयरपोर्ट के ऊपर ज़रा बदनज़मी देखने में आई, लेकिन वो भी इस वजह से कि वहाँ पे जो यूएस और नेटो की तरफ से एक इवैक्यूएशन का प्रोसेस या अमल जारी है, उसमें थोड़ी सी उसमें ऐसे वाक़यात देखने में आए जो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किए जा सकते थे, लेकिन वो तालिबान की तरफ से नहीं था। वो चूँकि बहुत से लोगों ने एक वक्त पे यहाँ से निकलने की कोशिश की और आपने देखा जहाज़ के वो मनाजिर जो थे वो उसमें कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन वैसे जनरली काबुल की और अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात अभी तक पुरअमन हैं। मंसूर अहमद खान साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ दिन पहले बदनज़मी के मनाजर देखने को मिले हैं, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बेहतर हुई है? बदनज़मी अब भी वैसी है या कुछ बेहतर है सूरत हाल? क्योंकि जो सोशल मीडिया पर इमेजेस आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो एयरपोर्ट है वो किसी छावनी का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ फोर्सेस ज़्यादा हैं। आप इसको कंफर्म करेंगे सर कि वही सूरत हाल है जो सोशल मीडिया पर बताई जा रही है? देखें, असल में वैसे तो हालात जो शहर के हालात हैं पुरअमन हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे चूँकि इस वक्त तमाम यूएस के और नेटो के फ़ौजियों का और उनके नेशनल्स का इनखला अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, कई हज़ार उनके फ़ौजी और फिर कुछ जो उन्होंने लोगों को नेशनल्स को निकालना है वो भी इनखला बाकी है। इस वजह से आपको एयरपोर्ट के ऊपर इस किस्म का माहौल नजर आता है। और फिर एक बदनज़मी की वजह ये भी हुई कि जब ये ऐलान किया गया कि एवैक्यूएशन हो रही है तो बहुत से अफगान वहाँ पे जमा हो गए इस उम्मीद में कि वो भी यूरोप या अमेरिका की तरफ निकल जाएं, जिससे ज़रा एक बदनज़मी का रुझान पैदा हुआ। लेकिन शहर के अंदर अदरवाइज अमन नज़र आता है, सड़कें बाजार वगैरह पुरसकून हैं। लोगों के इनखला की आप बात कर रहे थे, तो इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि कब तक इनखला मुकम्मल हो सकता है मुमकिना तौर पर, या अफगान तालिबान के जो इस वक्त सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने कोई इस हवाले से बात की है कि कब तक वो इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं इनखला के प्रोसेस को सिविल सिटीजन के? देखिए, इनखला तो उसमें तालिबान का तो दखल नहीं है। इनखला तो गैर मुल्की फ़ौजों ने करना है। 31 अगस्त तक उन्होंने अपनी डेडलाइन दी हुई थी कि हम तमाम फ़ौजें निकाल लेंगे। मेरा ख्याल चंद हज़ार अभी बाकी हैं, तो अगले चंद दिनों में आप ये समझ लें कि फ़ौजों का इनखला और उसके साथ ही उनके जो अमला है वहाँ पे यूएस या नेटो का जो निकलना चाहता है उनका इनखला हो जाएगा। साथ ही कुछ वो अफ़गान अगर लोगों को भी जो उनके साथ काम करते हैं रहे हैं उनकी इवैक्यूएशन भी करते हैं, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल चंद दिन का प्रोसेस रह गया है। राइट। पाकिस्तान की एम्बेसी इस मद में कितना काम कर रही है, और जो पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के हवाले से पहले तो फ्लाइट्स आ रही थी, इस वक्त ये प्रोसेस कितना आगे जा चुका है, इसके हवाले से कुछ आप बताना पसंद करेंगे खान साहब? जी, हमारा देखें, हमारी टॉप प्रायोरिटी थी पाकिस्तानी का यहाँ से हिफाजत के साथ इनखला। इस पे हम उसी दिन से हमने काम शुरू कर दिया था। हमने इसमें उनको कुछ PIA की फ़्लाइट्स जो चली पिछले 6 दिन में उसके ज़रिए निकाला, और इसके अलावा हमने बाय रोड भी काफ़ी काफ़िले जो हैं रवाना किए तोरखम के ज़रिए। एक कन्वॉय या एक काफिला जो था वो हमने आज भी भेजा है तकरीबन 60 लोगों का। तो इसके बाद हमारा पाकिस्तानियों का इनखला तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कोई पाकिस्तानी ऐसे नहीं है जो निकलना चाहते हों और हम उन्हें ना निकाल सके हों। हाँ, अलबत्ता वाले चंद दिनों में कुछ और पाकिस्तानी सामने आते हैं तो हम उनका इनखला कर लेंगे। इसके अलावा हमने गैर मुल्की जो काम कर रहे थे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनको भी PIA की फ़्लाइट्स के ज़रिए, चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए भी निकलने में मदद की। कुछ अफ़गान्स भी जो मुख्तलिफ
ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनको हमने वीजे भी डेली बेसिस पे दिए हैं और उनको हमने निकलने में भी मदद की है, और वो प्रोसेस अभी जारी है। लेकिन उसमें हमने अपना भरपूर हमायत की है हर लिहाज से, अगर किसी को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। राइट, आप पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक आप कह रहे थे कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आप मुझे एक सेट परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं कि कितना मुकम्मल हो चुका है? इज दैट 100% या अप्रोक्सीमेट 100%? अप्रोक्सीमेट 100% मैं इसलिए कहूंगा कि वैसे तो हमारे पास अभी ऐसे कोई पाकिस्तानी रजिस्टर्ड नहीं है जो इन्होंने कहा हो कि हमने निकलना है और वो ना निकल सके हों। लेकिन ये मैं जिस तरह का हो सकता है कि अगले 2 दिन में कुछ और पाकिस्तानी जो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं और वो कहें कि हमने जाना है, तो हम उनका फौरन अरेंज कर देंगे। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे पाकिस्तानी अब मौजूद नहीं है जो वापस जाना चाहते हों और उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। जब भी वो कहेंगे, जो भी पाकिस्तानी होंगे, हम उनको तोरखम के जरिए इनखला करवा देंगे, क्योंकि PIA की परवाजें अभी सस्पेंडेड हैं, एयरपोर्ट के हालात अच्छे नहीं हैं। राइट, ख्वातीन से मुतालिक एम्बेसडर साहब एक राय कायम हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया में ये राय ज़्यादा तकवीत पा रही है कि उन्हें काबुल में घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड हैं तो आपसे ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर बात कोई कर नहीं सकता। आप क्या देख रहे हैं, ख्वातीन को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा या फिर ये गलत परसेप्शन है इंटरनेशनल मीडिया पर? देखिए, मेरे ख्याल में जो अभी ये कहना बहुत कबल वक्त होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो भी तालिबान के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के बैनुल-अक़वामी बरादरी के मज़ाकरात जारी रहे पीस प्रोसेस में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तकरीबन, इसमें ये मामला बहुत खुलकर डिस्कस हुआ और इसमें ये बातचीत की गई और ये एग्री भी किया गया, तालिबान ने भी एग्री किया कि अफ़गानिस्तान में जो भी फ्यूचर सेटअप आएगा उसमें ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, विमेन राइट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और उस लिहाज से हमने कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा ऐलान नहीं देखा जिसमें ख़वातीन को निकलने से रोका गया हो। मैं कुछ मीटिंग्स के लिए शहर में गया तो मुझे ख़वातीन बाज़ारों में भी घूमती फिरती और अपने काम करती मामूलात के मुताबिक नज़र आई। तो मैं इस लिहाज से इस किस्म की किसी इक़दाम की तौसीक नहीं कर सकता जिस के ख़वातीन के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी लगाई गई हो। और मेरा ख्याल है ये तालिबान अपने बयानात में भी वाज़ेह करते रहे हैं कि वो किसी किस्म की पाबंदियाँ लगाने से एतराज़ करेंगे, जैसी कि हमने 1990 की दिहाई में देखी थी। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, लेकिन साथ साथ तालिबान ने ये भी कहा था, मैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को सुन रहा था, सुहेल शाहीन साहब ने भी कई मौके पर यह कहा कि ख़वातीन को दफातर में काम करने दिया जाएगा और उनको शरई हुकूक के मुताबिक हुकूक मिलते रहेंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों तुलू TV की एक खातून एंकर ने एक वीडियो मैसेज दिया कि उन्हें दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया गया। वो खबर दुरुस्त खबर थी? आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, गोई आपका डोमेन नहीं है, लेकिन मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूं ताकि पाकिस्तान के में मौजूद जो एक हल्का है जो मुसलसल ये कहता है कि वहां पर ख्वातीन के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो उसके ऊपर आप कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा। सर, ऐसा कोई वाकया हुआ है? नहीं, मैं इस खबर की तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद इस खबर को ज़ाती तौर पे मैं वेरीफाई नहीं कर सका। मैं इसको एक चेक कर लूँगा ताकि फैक्ट्स सामने आ जाएं, लेकिन अभी इस वक्त मैं इसकी तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ। राइट, एक राय ये भी है कि घरों में जाकर अफगान तालिबान तफ्तीश कर रहे हैं। ये राय नहीं बल्कि रिपोर्ट हो चुका है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि जो सरकारी मुलाजमीन गुज़िश्ता हुकूमत में अशरफ गनी साहब के साथ काम कर रहे थे उनको जाकर घर घर में उनको चेक किया जा रहा है या तफ्तीश की जा रही है उनके हवाले से। ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आई है? देखिए, अभी तक इस तरह की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स सामने आती रहती हैं, लेकिन अगेन के इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद करना मुश्किल है। अलबत्ता बात यह है कि चूँकि ये चीज़ें बहुत अचानक हुई और ये गुज़िश्ता जो इतवार के रोज़ पिछली गवर्नमेंट चली गई और नई गवर्नमेंट अभी तक कायम नहीं हुई, तो एक गवर्नमेंट की जो एब्सेंस है, गवर्नमेंट का ना होना है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वक्त फोकस जो है
वो पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर है, ताकि गवर्नमेंट की तश्कील जल्द से जल्द हो सके। और गवर्नमेंट की तश्कील के सिलसिले में तालिबान और अफगान लीडर्स, दूसरे अफगान लीडर्स के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताकि जिस तरह के ये समझा जा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी या बैनुल अक़वामी बरादरी भी ये समझती है कि बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव हुकूमत कायम हो, जिसमें सिर्फ एक ग्रुप की इजारादारी ना हो, बल्कि तमाम जो अफ़गानिस्तान के सियासी तबके हैं उनकी शमूलियत हो, उनका हिस्सा हो। तो उस तरफ मेरा ख्याल इस वक्त चीज़ों का रुख ज़्यादा है। तालिबान की लीडरशिप यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो गई है और उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो यहाँ पे दूसरे लीडर्स मौजूद हैं, मसलन हामिद कारज़ई साहब हैं और डॉक्टर अब्दुल्ला हैं। राइट। अब अशरफ गनी हुकूमत की सरकारी मशीनरी के अंदर ज़ाहिर है लोग काम कर रहे थे, उनमें हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी भी हुआ करते होंगे या दूसरे ममालिक के लोग। क्या उन्होंने रिज्यूम कर लिया है अपने दफातर को तालिबान की कॉल के ऊपर? नहीं, अभी तक हालात ये हैं कि जिस दिन ये हुकूमत गई थी उसके बाद से यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम छोड़ दिया था। काफ़ी लोग यहाँ से जो पिछली हुकूमत से मुताल्लिक थे, काम उनके इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे, वो छोड़कर चले गए थे। तो कुछ जो ज़रूरी सर्विसेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मसलन बिजली है, पानी है, काबुल शहर का नज़्म नस्क है, वहाँ पे तो लगता है कि काम हो रहा है, क्योंकि सर्विसेज रेगुलरली चल रही हैं, बिजली की सप्लाई भी जारी है, पानी और दूसरे मामलात भी, तमाम जो शहर की सर्विसेज हैं वो मुहैया की जा रही हैं। लेकिन जनरली मिनिस्ट्रीज़ चूँकि अभी डोरेंट हैं, मिनिस्ट्रीज़ काम नहीं कर रही क्योंकि नई हुकूमत का ऐलान नहीं हो सका। तो इस वक्त मैं कहूँगा कि बहुत कम तादाद में मुलाजमीन जो हैं वो काम कर रहे हैं। राइट। आपने कहा कि नई हुकूमत का ऐलान नहीं हो सका, तो अफगान तालिबान किस निज़ामी ढांचे के तहत काम कर रहे हैं? यानी ज़ाहिर है कि मुल्क की बागडोर तो उनके हाथ में इस वक्त टेक ओवर किया हुआ है उन्होंने काबुल को, उनकी एंट्री के बाद सारा निज़ाम उनके हाथ में है। तो किस तरह ट्रैफिक का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, मिनिस्ट्रीज़, ये चल कैसे रहा है? ब्यूरोक्रेसी भी नहीं काम कर रही। जी, ट्रैफिक का निज़ाम, बिजली, ये तो जो लाजमी सर्विसेज हैं उनके तहत जो पिछले जो निज़ाम चल रहा है उन्हीं के लोग काम कर रहे हैं। ट्रैफिक के भी कुछ लोग काम करते हुए ट्रैफिक पुलिस के नज़र आते हैं। सिक्योरिटी के ऊपर तालिबान के काफ़ी मामूर हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो बिजली की सर्विसेज हैं या टेलीफोन की सर्विसेज हैं, वो मुख्तलिफ कंपनीज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन अभी तक जैसे बाज़ाब्ता हुकूमत का ऐलान होना, जिसमें क्या हुकूमत होगी, किस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ये जाएंगे, क्या उसमें दूसरे तमाम ग्रुपों की शमूलियत होगी, वो सब पे सारी दुनिया की नज़रें हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि दुनिया आने वाले निज़ाम हुकूमत को, सियासी निज़ाम को किस नज़र से देखती है। राइट। आप ट्रैवल करते हैं और आप बाय रोड ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि फ़्लाइट्स का एक मामला है, वो एक इशू चल रहा था बीच में, और आपने एक दो दफ़ा ट्रैवल किया है, बाय रोड आया, उसके बाद क्वेटा से आपने फ़्लाइट ली। तो ये फरमाइएगा कि आपने ओवरऑल, सिर्फ काबुल की बात नहीं है, आप नियर बाई बॉर्डर एरियाज़ को भी देखा, ओवरऑल आपको सिचुएशन कैसे लगी काबुल से निकल कर बाहर जब आप देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ अपना ज़ाती तजर्बा बयान करूँगा कि हम जब पिछली हुकूमत का जो दौर था तो हम ज़्यादातर बाय एयर ट्रैवल किया करते थे। बाय रोड ट्रैवल खतरे उसमें ख़तरा समझा जाता था, और ज़्यादातर डिप्लोमेट्स भी बाय रोड ट्रैवल नहीं करते थे। अभी जब मैं चंद दिन पहले जब ये हुकूमत चेंज हुई तो मैं इस्लामाबाद में था, लेकिन मैं फिर अगले दिन ही वहाँ से रवाना हुआ। चूँकि फ़्लाइट्स बहुत रेगुलर नहीं चल रही थी तो मैं बाय रोड आया, और बाय रोड बहुत आराम से सफ़र हुआ, बहुत पीसफुल था, बहुत पुरअमन था, कहीं पे भी कोई बेचैनी या बदअमनी नहीं देखी गई। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ, और उसके बाद भी जो लोग डेली बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी आए हैं जो पाकिस्तान से ट्रैवल करके बाय रोड 6-7 घंटे का ये सफ़र है, तो उन्होंने यही कहा है कि जो हाईवे है या ज़िंदगी जो मुख्तलिफ शहरों में है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। लेकिन अब ये सारा मुनहसर होगा, डिपेंड करेगा कि आइंदा का निज़ाम हुकूमत किस किस्म का एग्री होता है। जनाब मंसूर अहमद खान साहब,
अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हमारे साथ इस 1-on-1 एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट के पहले हिस्से में मौजूद थे और उन्हें बताया कि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल इतनी दिगरगू नहीं है जितनी इंटरनेशनल मीडिया प्रिटेंड कर रहा है। यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मोहम्मद उमर दाऊद ज़ई साहब, साबिक सदर अशरफ गनी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त उनके एंड पर क्या चल रहा है और वो अफगान तालिबान की मुमकिना हुकूमत साजी को किस तरह से देख रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में साबिक सदर अशरफ गनी साहब के नुमाइंदे मोहम्मद उमर दाऊद ज़ई साहब को मैं वेलकम कहता हूं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या आप ये समझते हैं कि अशरफ गनी साहब अब भी अफगानिस्तान के सदर हैं, और अगर अफगान तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या आप लोग उस सेटअप का भी हिस्सा हो सकते हैं, ज़ई साहब? Well, that's a difficult question. He is not in Afghanistan. He is outside Afghanistan. ये एक मुश्किल सवाल है। वो अफगानिस्तान में मौजूद नहीं बल्कि अफगानिस्तान से बाहर हैं और अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। आने वाले हफ्तों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि तालिबान एक ऐसी जामे हुकूमत बना सकते हैं या नहीं जो उन्हें जायज़ करार दिए जाने और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने का सबब बन सके। ये इस सब के लिए पहले से ज़रूरी होगा और इसकी बुनियाद बहुत से अवामिल पर है। सो मैं सिर्फ हाँ या नहीं में इसका जवाब नहीं दे सकता। शायद वो ख़ुद किसी हुकूमत का हिस्सा ना बने, मगर वो लोग जिन्होंने इनके साथ हुकूमत में या पिछले 20 सालों में खिदमत अंजाम दी हैं इस जामे हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं। मिस्टर दाऊद ज़ई, अफगानिस्तान समझते हैं कि अशरफ गनी एक बदउनवान शख्स थे और वो गबन करके अफगानियों के नाम पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर वहाँ से दौड़े हैं। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं, और क्या काबुल में तालिबान की एंट्री आपकी नज़र में अमरीका की सहूलतकारी के बगैर मुमकिन थी, मिस्टर दाऊद ज़ई? It's a known fact. It's clear that there was corruption in Afghanistan in the past 20 years. ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह और हकीकत है कि पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान में करप्शन मौजूद थी। करप्शन तो पूरे खिते में हर सतह पर किसी न किसी तरह मौजूद है, लेकिन अफ़गानिस्तान में ये बिल्कुल मौजूद थी क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा आया। जहाँ तक अशरफ गनी का ताल्लुक़ है तो बेहतर होगा कि मेरे बजाय कोई अदालत इस बात का फ़ैसला करे। अमरीकी अफवाज की गैर मौजूदगी में ऐसा मुमकिन था, लेकिन जिस तेज़ी से ये सब नाकाम हुआ इसने हम सबको हैरान कर दिया है। Possible, but with the speed the collapse happened, it surprised all of us. मिस्टर दाऊद ज़ई, क्या आप ये हैं कि साबिक अफगान सदर अशरफ गनी के खिलाफ मुबैना गबन और बदउनवानी के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और आपको लगता है कि अशरफ गनी अफगानिस्तान में अपनी अदालतों में आकर उन तहकीकात या केसेस को फेस करेंगे, मिस्टर ज़ई? Well, those who claim that he has taken out money, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अशरफ गनी अपने साथ पैसा बाहर ले गए, वो इसकी तहकीक के भी जिम्मेदार हैं। ये पैसा तो अफ़गानिस्तान को इमदाद देने वालों का पैसा था, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बजट बैनुल अक़वामी इमदाद और माली मुआवनत पर मुनहसर है। चुनांचे मेरे ख्याल में सच जानने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात से जारी करदा अपने बयान में उन्होंने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है, लेकिन अगर कोई सबूत है तो फिर इन्हें सामने आकर इसकी सफाई देना होगी। if there is proof presented, then he will have to come forward and clarify. मिस्टर दाऊद ज़ई, आप अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, और ख़ास तौर पर जबकि अफगान तालिबान कमान संभाल चुके हैं, उनकी मौजूदगी में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को आप कैसे देखते हैं? दोबारा इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आया तालिबान एक जामे हुकूमत तश्कील देते हैं या नहीं। ये एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान होगा। 43 साल से जारी जंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, और अगर तालिबान किसी किस्म की जामे हुकूमत तश्कील देने
और दुरुस्त पॉलिसीज़ बनाने में नाकाम रहे तो दाखिली और बैनुल अक़वामी सतह पर इनकी हुकूमत को जायज़ करार दिए जाने में रुकावट हो सकती है। अफ़गानिस्तान एक गरीब मुल्क है जिसका दारोमदार बैनुल अक़वामी इमदाद पर है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मिस्टर दाऊद तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अफ़गान फोर्सेस अफ़गान तालिबान का दिफा करने में नाकाम रहीं और बुरी तरह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी के नाम पर बहुत बड़ी सरमायाकारी बेनतीजा रही और इसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान के अवाम को तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्या ये बदकिस्मती नहीं कि ऐसा हुआ? सबसे पहले तो ये बता दें कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद क्या अफ़गान फोर्सेस को इस सूरत हाल में आपको लगता है कि जानबूझकर डाला गया? मिस्टर ज़ई, It was a number of reasons, and this is a subject, this is that needs to be studied. इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और ये एक ऐसा सवाल है जिसे तफसील में जानने की ज़रूरत है। सिर्फ अफ़गानिस्तान ही में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी बरादरी भी ये जानना चाहती है कि ये नाकामी इतनी जल्दी क्यों वाक़ हुई। मेरे ख़्याल में सबसे अहम वजूहात में ये सर फहरिस्त है कि अस्करी इदारों का निज़ाम सियासी तौर पर बदइंतज़ामी से चलाया गया। इनका कमांड का ढांचा मुनासिब नहीं था, इनकी तैनाती भी माकूल तरीके से नहीं की गई और अमेरिका के इनखला के बाद वो एक बहरान की कैफियत में थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा। हो सकता है कि उन्होंने और ख़ुसूसन इनके जनरल्स ने इस बारे में कोई राय कायम की हो कि वो इन हालात में क्यों लड़ें जब क़याम अमन सामने नज़र आ रहा है। चुनांचे इसकी वजह मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल जायज़ सवाल है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। मैं ख़ुद एक दफ़ा वज़ीर दाखिला रह चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि फ़ौज, पुलिस और स्पेशल फोर्सेस अफ़गान अवाम ने ही बनाई हैं जो तबन बहादुर लोग हैं, लेकिन अगर वो ये जंग नहीं करना चाहते तो ये बहुत अच्छी बात है कि इससे जंग का ख़ात्मा मुमकिन हुआ। By Afghans, and Afghans by nature are brave people, but if they didn't want to fight this war, maybe that was good. Maybe that's what facilitated the end of the war. दाऊद ज़ई, आप क्या समझते हैं कि अगर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में एक हुकूमत का क़याम अमल में आता है तो क्या आप लोग इसे तस्लीम करेंगे? क्योंकि आप नुमाइंदगी करते हैं साबिक सदर अशरफ गनी की, तो ये सवाल आपसे बनता है मिस्टर ज़ई। It's certainly going to be made under this supervision of the Afghan Taliban because they are in power. ये यकीनन अफ़गान तालिबान की निगरानी में ही होगा क्योंकि वो ताकत में हैं और मुल्क पर कब्ज़ा कर चुके हैं। तो जो भी हुकूमत बनेगी तालिबान इसका सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। सवाल ये है कि ये किस सतह तक बशमूल दीगर अवामिल मसलन सियासी जमातों, लिसानी तबकात के लिए और मजहबी तौर पर जामे होगा। लेकिन जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, ये कुदरती बात है कि वो अब सियासी मंजरनामे पर गालिब आ चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका दारोमदार इस बात पर है कि ये कितनी जामे होगी और हुकूमत की असल पॉलिसीज़ क्या क्या होंगी। अब तक वो कोई हकीकी हुकूमत सामने लाने में नाकाम रहे हैं। So far, they have not yet been able to put forward a government. मिस्टर दाऊद ज़ई और साबिक वज़ीर दाखिला और अशरफ गनी साहब के फ्रंटमैन, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि तालिबान अफ़गानिस्तान की देखभाल के लिए आपकी नज़र में इस काबिल हो चुके हैं कि वो इसको लुक आफ्टर कर सकें? मिस्टर ज़ई, That also depends on the future. If we go as for the past example of the 1990s, इसका दारोमदार मुस्तकबिल पर है। अगर हम 90 की दिहाई की मिसालों की तरफ देखें तो उन्होंने पूरे मुल्क पर कब्ज़ा तो कर लिया मगर वो हुक्मरानी में नाकाम रहे, जिसकी वजह यह है कि वो अफ़गान अवाम को मुतमईन रखने में नाकाम रहे और उन्हें बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात में संगीन मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ। चुनांचे इसका दारोमदार मुस्तकबिल पर है। अगर वो जामे हुकूमत बनाते हैं और इसका कोई दुरुस्त ढांचा सामने ले आते हैं और दुरुस्त जगह पर दुरुस्त इल्म, हुनर और सलाहियत के हामिल शख्स को लगाते हैं तो मुझे यकीन है कि अफ़गानिस्तान दुरुस्त रास्ते पर गामज़न हो जाएगा। put the right people in the right place, with capability, with the right knowledge, with the right experience and expertise, then I am certain that Afghanistan will move on the right direction. Well, मिस्टर दाऊद ज़ई, क्या तालिबान आईनी ढांचे के मुताबिक हुकूमत बना पाएंगे, कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, मेक कर पाएंगे और आप लोग सिर्फ इंतखाबात के ज़रिए ही वजूद में आने वाली
हुकूमत को तस्लीम करेंगे या कोई मिक्स भी हो सकता है जिसको तस्लीम किया जा सकता है मिस्टर ज़ई? It could be a mixture. It could be a mixture. I mean, ये मखलूत हुकूमत हो सकती है। मेरे मुताबिक हुकूमत के कुछ हिस्से मुंतखब हो सकते हैं, जबकि दूसरे हिस्सों पर लोया जरगा या इस तरह के किसी तरीके से इत्तेफाक किया जा सकता है। अफ़गानिस्तान एक रिवायत पसंद मुल्क है। पिछले 20 सालों में हमने एक शख्स एक वोट के फ़लसफ़े पर अमल किया है, लेकिन इससे कबल अफ़गानिस्तान में इंतखाब हमेशा लोया जरगा और इस तरह के तरीके से किया जाता रहा है। through the loya jarga and similar mechanism. अशरफ गनी साहब के नुमाइंदे मोहम्मद उमर दाऊद ज़ई साहब स्काइप पर हमारे साथ यूएई से मौजूद थे। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बैक प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद को वेलकम कहता हूं। आप चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए दिफा हैं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि बतौर पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान में जंग का मुस्तकिल खात्मा हो चुका या पिक्चर अभी बाकी है? अस्सलाम वालेकुम जी फारूकी साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो वाकयात हुए हैं, हमें एक तो पाकिस्तान में बड़ी खुशगवार हैरत हुई है कि पुरअमन तरीके से और खिलाफ तवक्को हालात इतने बुरे नहीं हुए जो पहले माजी में कहा जाता था, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में वर्स्ट के सिनारियो। और फिर जो अफगान तालिबान इस दफा आए हैं पाकिस्तान में, तो बात होती है नया पाकिस्तान की, लेकिन खैर नया तालिबान की बात भी कर लें, उनकी सोच, उनके इक़दामात, उनका तर्ज अमल मुख्तलिफ है माजी से, और लगता है कि माजी की गलतियों से सबक सीखा है। जैसा कि उन्होंने एक गुफ्तगू शुरू की अपने मुखालफीन के साथ, जैसे उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया खवातीन के हकूक़ के हवाले से और इंसानी हकूक़, आज़ादी मीडिया, तो अभी तक तो हालात संभले हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुतमईन इसलिए होना चाहिए कि पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा है अमन को आगे बढ़ाने में। हमने टॉक शुरू की थी अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और अभी भी जो इतना इंसानी अलमिया हुआ है अमेरिका की गलतियों की वजह से, पाकिस्तान सर फहरिस्त मदद कर रहा है। हमारी सफारत खाना वाहिद सफारत खाना है जो 11 बजे तक रात तक वीजे देता है, मुफ्त वीजे देता है हर अफगानिस्तान के बाशिंदों को। हमने बैरूनी लोगों की मदद की है। PIA फ्लाइट्स 2 या 3 रोज जा रही हैं, लोगों को लेके आ रही हैं। तो हम इंसानी हमदर्दी के हवाले से भी हमने किसी को रोका नहीं अफगानिस्तान से, चाहे कोई आम आदमी हो या आम शख्स हो या फैमिलीज हो या सहाफ़ी हो। तो पाकिस्तान का बेहद मिसाली किरदार है। और आप ये ना भूलें कि वी हैव बीन अ मॉडल होस्ट, जो मेजबानी हमने की है सबसे तवील अरसे के लिए, सबसे ज्यादा पनाह गज़ीर तो हमने लिए हैं अपनी तारीख में, और हमने कभी उसमें गड़बड़ नहीं हुई। तो हमारे स्टेक सबसे ज्यादा हैं इस वक्त अफगानिस्तान में अमन के लिए और सलामती के लिए। तो हम तो खैर खा है कि उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोसेस आगे चले। लेकिन सेनेटर साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि एक ऐसा खिता जहां 175 साल तक 3 सुपर पावर्स ने शिकस्त खाई है, उस खिते में अब कहा यह जा रहा है कि सीज फायर हो चुका और साइन बोर्ड्स कुछ इसी तरह के लगे हुए हैं। आपको लगता है कि जंग बंदी मुस्तकिल हो चुकी है या अभी हालात उतने अच्छे नहीं है जितना दिखाया जा रहा है? मेरे ख्याल में 80% मुस्तकिल हो चुकी है। 20% मुझे शक पड़ रहा है कुछ स्पॉयलर्स हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी हैं और अफगानिस्तान से बाहर है। बाहर सबसे बड़ा स्पॉयलर तो हिंदुस्तान है, जिन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन माजी में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की और मुसलसल तरीके से इस्तेमाल की, और खास तौर पे उनके जो एसेट्स थे दहशतगर्दी वहां से आती रही हिंदुस्तान। वो तो खैर अड्डा बंद हो गया है, इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर उम्मीद रखते हैं। लेकिन कुछ स्पॉयलर्स हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण ये है कि सब ने अपने सबक सीख लिए हैं और पाकिस्तान भी कोशिश ये कर रहा है इलाकाई कुव्वतों के जरिए, चीन, रूस, ईरान, तुर्की, वस्ती एशिया के रियासत, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और सबसे मिलकर और बैनुल अक़वामी बरादरी, मगरब के लोग भी, अमेरिका को भी हम कह रहे हैं कि अब आपने तो मार खा ली है, गलतियां कर ली हैं, लेकिन इस खित्ते को अमन रखें। तो मुझे लग रहा है कि शायद अफगानिस्तान की अपने लोग, जो हम कहते हैं ना अफगान लेड, अफगान ओन पीस प्रोसेस, अपनी क़यादत में अब वो मैच्योरिटी आई है कि वो आपस में गुफ्तगू और डायलॉग के जरिए अमन ला सकते हैं, और उसके लिए पाकिस्तान को और इलाकाई ममालिक को मदद करनी चाहिए।
सेनेटर साहब, यू आर वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान और एवरीबडी नोज दैट आप ताकतवर हलकों का हिस्सा रहे भी हैं और अब भी हैं। क्या पाकिस्तान ने बतौर रियासत अफगान तालिबान के इस टेक ओवर को तस्लीम कर लिया है या नहीं किया है? देखिए जी, क्वेश्चन होता है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जमीनी हकायक एक नई सूरत हाल पैदा करते हैं। ये तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, सूनर और लेटर। सिर्फ इसका प्रोसीजरल चीज है। एक दफा माजी में जब हुआ था 97 में, हमने अकेले में किया था गो इट अलोन, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने किया और यूएई ने किया और हम तनहा रह गए थे। तो इस दफा हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना, रशिया और बाकी ममालिक से मिलके हम ये कोऑर्डिनेट करें और जब उनकी हुकूमत बन जाएगी, जो भी हुकूमत बनेगी, तो हम उसको तस्लीम कर लेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट ये नहीं कि कौन हुकूमत बना रहा है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो भी हुकूमत बने वो एक वसीतुल बुनियाद हुकूमत हो और वो सलामती की हुकूमत हो और अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। तो हम उनको तस्लीम करेंगे कि हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है और हम उनके खैर खा हैं। तो इस हवाले से हमें कोई कबाहत नहीं होगी। राइट। क्या बतौर पाकिस्तानी हम इस इम्कान को रद्द कर सकते हैं कि अफगान तालिबान का काबुल पर टेक ओवर बगैर अमरीकी फैसिलिटेशन के मुमकिन था? देखें जी, पहली बात अब बड़ी वाज़ेह हो जाए कि अफगान तालिबान को लेजिटिमेसी पाकिस्तान ने नहीं दी, अमेरिका ने दी। राइट। जब अमेरिका ने उनसे मुज़ाकरात शुरू किए, उनके अक्रॉस द टेबल बैठे, और ये मैं बताऊं फारूकी साहब, मेरे मुशाहदे के मुताबिक पहली दफा अमेरिकी तारीख में हुआ कि अमेरिका ने 29 फरवरी 2020 को जो मुआहदा किया अफगान तालिबान के साथ दोहा में, ये पहली दफा अमेरिकी रियासत, अमेरिकी हुकूमत का मुआहदा एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ था। तालिबान हुकूमत में तो नहीं थे उस वक्त, एक मज़ाहमती ग्रोह थे जिनको वो दहशतगर्द कहते थे अमेरिकन। तो अब ये उन्होंने लेजिटिमेसी दी। फिर आपको याद होगा प्रेसिडेंट बाइडेन ने मुल्ला बरादर को फोन किया, मुबारक किया, यू गाइस आर फैंटास्टिक, यू आर ग्रेट गाइस, आई वांट टू डू बिजनेस विद यू गाइस, इस टाइप की बात की। और फिर आपको याद होगा 20 फरवरी 2020 को न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑपेड पेज में किसका ऑपेड छपा? सिराजुद्दीन हक्कानी का। जी जी जी, वो उनका आर्टिकल छपा। आर्टिकल छपने का मतलब है कि आपने उनको दहशतगर्द तो नहीं समझा ना, आपने तो उनको समझा कि ये लेजिटिमेट प्लेयर है अफगान पॉलिटिक्स में। उनका ऑपेड न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। तो ये सारी चीजें लेजिटिमेसी। और अभी भी आप देखें कि एक एग्रीमेंट ये है कि जब अमेरिका ने विड्रॉ किया, एक सीक्रेट एनेक्सचर था उस एग्रीमेंट का 29 फरवरी 2020 का, जिसमें जब अमेरिकी इंखला होना था अफगानिस्तान से, वो बेसिस खाली होने थे, तो तालिबान ने वादा किया कि हम आपका दिफा करेंगे, हम आपको हिफाजत देंगे ताकि वो दाइश या और कोई अलकायदा वाले उनको हमला ना करें। और वो वादा पूरा किया। और ये सीक्रेट एनेक्सचर 8 मई को 2021 को रॉयटर्स न्यूज एजेंसी में छाप चुके हैं। तो अभी भी रूल्स ऑफ द गेम बड़े वाजे हैं। एयरपोर्ट के अंदर 5,500 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, हामिद करज़ई एयरपोर्ट के अंदर, बाहर तालिबान है, आपस में उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और परसों मैं देख रहा था प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वी आर इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद अफगान तालिबान। तो उनका बुरा राब्ता है, वो हमारे थ्रू नहीं ऑपरेट कर रहे जनाब, उनका डायरेक्ट राब्ता है, उन्होंने उनसे डील किया है, उनसे मुआहदा किया है। तो अमेरिका ने जाहिर फैसिलिटेट किया है, और क्योंकि उन्होंने जब अफगान तालिबान से बात की तो उन्होंने अशरफ गनी से बात नहीं की। तो ये अमेरिकी फैसला था, तो पाकिस्तानी फैसला नहीं। मेरे लिए ये एक बड़ी स्टोरी है कि पाकिस्तान के एक मेजर स्टेक होल्डर ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने यकीनन फैसिलिटेट किया है। तो अब अगला सवाल हमारे लिए जो मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है, मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान क्या एक ही सिक्के के दो रुख हैं, या इन दोनों का एक दूसरे से वाकईतन कोई ताल्लुक नहीं, जिस तरह ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा? देखिए जी, दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि जुलाई 26 को रिपोर्ट आई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर 12,000 बैरूनी दहशतगर्द मौजूद हैं, जिसकी अक्सरियत 6,500 पाकिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीम है TTP उसके मेंबर हैं। और ये वो तंजीम है जो नजरियाती तौर पर हम आहंगी शो करती है अफगान तालिबान के साथ, और उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने खुद भी अफगान तालिबान के साथ बैत भी की है। तो अब ये टेस्ट केस है अफगान तालिबान के लिए कि जो वादे उन्होंने किए हैं ईरान को, जो वादे किए हैं रूस को और चीन को, क्योंकि उनका वक्त गया था ईरान, रूस और चीन जुलाई में, जो वादे पाकिस्तान को किए हैं कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ
दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अगर वो लगाम लगाते हैं टीटीपी को नहीं, तो हमारे लिए तो ये कोर इशू है और रेड फ्लैग है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह माजी की बरक्स अफगान तालिबान में खुशगवार तब्दीली आई है, जिसके आसार उनके इक़दामात और उनके बयानात से हो रहे हैं, तो इस इशू पर भी वो दहशतगर्दी को बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल होगा। राइट सर, अब साबिक सदर अशरफ गनी के भाई ने अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया है। आपको लगता है कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, मुमकिन हुकूमत जो बनेगी अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर, अशरफ गनी साहब उस सेटअप का भी कोई हिस्सा हो सकते हैं? अशरफ गनी साहब उस सेटअप का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत बदनाम हो चुके हैं और उनका, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ही हैज ओनली अ रोल इन द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। लेकिन अहमद कारज़ाई साहब, हामिद कारज़ाई साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला और लोग हो सकते हैं। वो जिस तरीके से वो भागे हैं अशरफ गनी साहब, इट इज अ डिजर्शन फ्रॉम ड्यूटी, और वो नाकाबिले माफी एक उनका जुर्म है। तो उनको तो माफ अफगान कौम नहीं करेगी माफ। लेकिन मजे की बात है कि आज मैं सुन रहा था उनका इंटरव्यू अफगान तालिबान लीडर का, खलील हक्कानी का, उन्होंने कहा कि हमने अशरफ गनी साहब को भी माफ कर दिया और वो मोस्ट वेलकम है कि अफगानिस्तान वापस आ सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार में वापस नहीं आ सकते, इसमें कोई डाउट नहीं। वो ऐलानात तो उनके वैसे बहुत हुए हैं। सुहेल शाहीन साहब ने मुताद्दिद जगह कहा कि ख़वातीन को काम पर आने से नहीं रोका जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने भी कहा कि शरई हिसाब से जितना उनका हक बनता है उनको काम करने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वहाँ पर न्यूज़ चैनल्स में काम करने वाली ख़वातीन को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया है। तो बातें तो उन्होंने पहले भी बहुत की थी, ये वाली बात भी उसी तरह हवा ना हो जाए आने वाले दिनों में कि माफ़ कर दिया अशरफ गनी को भी। जी ये एक कहते हैं ना अंग्रेजी में, द ज्यूरी इज स्टिल आउट, क्योंकि इसमें कॉल ऑफ फेल में अगर तजाद होगा तो तालिबान की अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी में भी फिर दुश्वारी पैदा होगी। तो ये अफगान तालिबान के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो क्या 1990s के उनकी सोच कितनी तब्दील हुई है और उनके ग्राउंड पर वो काम ना करें जो माजी में किए हैं, जिसकी वजह से सारे वाकयात हुए जो अफसोसनाक थे। राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बैनुल-अक़वामी टीवी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अब इल्ज़ामात लगना बंद होने चाहिए और हमें अब मज़ीद मोरद इल्ज़ाम ना ठहराया जाए और डू मोर की बात ना की जाए। ये किस नौइयत के इल्ज़ामात हैं और ये किससे कहा जा रहा है? देखिए जी, ये बेसिकली हमारा टारगेट है मगरिब और अमेरिका, जो अपनी गलतियां, अपनी नाकामी, अपनी गफलत, उसका मरजूद इल्जाम पाकिस्तान लगाता रहा है माजी में। लेकिन अब तो फरवी साहब सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई। जिस तरीके से 15 अगस्त 2021 को काबुल का कोलैप्स हुआ है और जिस तरह अमेरिका की ह्यूमिलिएशन हुई है, आप अमेरिकन मीडिया देख लें, मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ ब्रिटिश मीडिया, अमेरिकन मीडिया, सब ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकन फेलियर था और फेलियर आगाज भी उनकी वजह से हुआ। और हमने तो उनको 2010 में बता दिया था, आपने पढ़ लिया, जनरल कियानी ने क्या लिख के दिया था, 14 सफ़े का पेपर दिया था ओबामा को पर्सनली व्हाइट हाउस में, जिसमें कहा था कि जनाब ये जंग नहीं हो सकती। हम सबका यही राय थी पाकिस्तान में कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और आप गुफ्तगू करें और ये फौज का इस्तेमाल गलत है। लेकिन उनका इसरार था उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, पेंटागन का, जिन्होंने $100 अरब हर महीने पिछले 20 साल खर्च किए, $2.2 ट्रिलियन जाया किए, 2.5 लाख अफगानी शहीद भी किए, 80,000 बॉम्ब्स और मिसाइल्स फेंके अफगानिस्तान में 20 सालों में। उसका नतीजा आपके सामने जो वियतनाम और कैम्बोडिया में था। तो मेरे ख्याल में अब तो इसमें ये डिबेट ही खत्म होनी चाहिए और हम इसमें चक्कर में न पड़े रोना धोना के किसने क्या किया। सबको पता है अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अमेरिका फेलियर हुआ और उसके बाद जो काबुल रजीम, एक करप्ट रजीम इन्होंने कठपुतली ऊपर इम्पोज की थी, जिसको अफगान कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनको रद्द कर दिया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सिंगल सेंटेंस में इसका मुझे जवाब चाहिए। 15 अगस्त 2021 को यानी भारत के यौम आज़ादी, जो कि पाकिस्तान और मकबूजा वादी में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है, उस दिन को हम अफगानिस्तान का यौम आज़ादी कह सकते हैं सेनेटर साहब? मेरे ख्याल कह सकते हैं। उसमें हिंदुस्तान के लिए तो वो सफ़े मातम था, क्योंकि उनके लिए तो उनका सारा बेस तबाह हो गया। और एक और आप कह सकते हैं कि जो अमेरिकन सेंचुरी जो 1945 में शुरू हुई थी, अमेरिका की बालादस्ती का दौर, वो भी 15 अगस्त 2021 को खत्म हो। राइट। चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए दिफा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इंतहाई मोहतरम सर, आपने एक्समेंट के लिए हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अफगानिस्तान की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदल रही है। वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग यही रिपोर्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन काफ़ी बेहतर है।
ख्वातीन भी बाहर निकल रही हैं, मर्द हजरात बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो मुमकिन हुकूमत साजी होगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या रहेगी नए अफगानिस्तान की। आज की इस नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।